सारी तफसील सुनकर फाजिल खान ने उसे शाबाश दी। गुड, ये कांटा तो निकल गया, अब कैदियों की रिहाई का बंदोबस्त करो। शेरे ने पूछा, कौन से कैदी सेठ साहब? सेठ ने कहा, वही जिन्हें दिलशाद अमीन ने साहिल समंदर के अड्डे से पकड़ा था। शेरे ने कहा, सेठ साहब, उन्हें फरार करवाने के अलावा और कोई चारा नहीं, क्योंकि हवालदार खुर्शीद और सब इंस्पेक्टर मजीद दोनों दिलशाद अमीन की कैटेगरी के आदमी हैं। सेठ फाजिल ने कहा, ठीक है, इसी तरह कर लो, या फिर उन्हें हवालात में ही खत्म करवा दो, क्योंकि मुकर्रम की मौत के बाद एसपी और दिलशाद अमीन का टारगेट यही दोनों बनेंगे। वो लाजमी तौर पर दिलशाद अमीन के खिलाफ होने वाली साजिश के असल मुहर्रिक की तलाश में होंगे। शेरे ने कहा, वैसे एक बात है सेठ साहब, क्या अभी तक उनसे पूछगिछ नहीं हुई होगी? सेठ बोला, अगर हुई भी होगी तो वाजिबी सी हुई होगी, क्योंकि उनके पकड़े जाने के बाद उस थाने के हालात ऐसे नहीं रहे कि पुलिस को अपना होश रहता और वाजिबी तफ्तीश में वो कभी हमारा नाम नहीं लेंगे, जबकि अब उनसे खुसूसी तफ्तीश होगी और पुलिस के तशद्दुद से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। शेरे ने कहा, ठीक है सेठ साहब, और कुछ? सेठ फाजिल ने कहा, शेरे, काम तो बहुत हैं, मगर पहले ये निपटा लो, बाकी काम बाद का मसला है। शेरा खड़ा हो गया, तो फिर मैं चलता हूँ। सेठ फाजिल ने कहा, ठीक है, जाओ, मगर जब कोई प्रोग्राम बन जाए तो हमें लाजमी मुत्तला करना। और शेरा अस्बात में सर हिलाता हुआ उसे सलाम कह के रुखसत हो गया। शेरे के जाने के चंद मिनट बाद उसके फोन की घंटी बजी। मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डालते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो फोन अटेंड करते हुए बोला, शहजादी को कैसे मेरी याद आ गई? उसकी बेटी काफी गुस्से में थी, बोली, पापा आप अभी अभी मेरे पास पहुंचे। सेठ ने कहा, खैर तो है, मेरी गुड़िया काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उसकी बेटी ने कहा, पापा मैं कह रही हूँ जल्दी पहुंचे। सेठ ने कहा, अच्छा बेबी, बस 5 मिनट में आया। वो फोन बंद करके कमरे से बाहर आ गया। उसने बीवी और बेटी को अपने धंधों से अलग थलग रहने के लिए अलहदा बंगले में रखा हुआ था। अलबत्ता उनकी हिफाजत के ख्याल से वहाँ हर वक्त मुहाफिज मौजूद रहते थे। आधे घंटे के सफर के बाद उसकी गाड़ी घर पहुंच गई थी। उसकी बेटी हिना फाजिल अली खान उसके इंतजार में ड्राइंग रूम के अंदर टहल रही थी। उसे देखते ही वो मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई। वो उसके करीब बैठ गया। अरे इतना गुस्सा कि पापा को सलाम भी नहीं किया। उसकी बेटी बोली, पापा मैं आपसे सख्त खफा हूँ। सेठ फाजिल उसकी नाक प्यार से पकड़ता हुआ बोला, क्यों भाई, बगैर किसी वजह के? आखिर कसूर तो बताओ ना। वो बोली, पापा आपको कहा था ना कि इन बॉडी गार्ड्स की कोई जरूरत नहीं। सेठ फाजिल ने कहा, क्या कर दिया गार्ड्स ने? हम उनकी खाल खींच कर उसमें भुस भर देंगे। उसकी बेटी बोली, क्या फायदा पापा, मेरी जो बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी। सेठ फाजिल ने कहा, आखिर कुछ पता तो चले। उसकी बेटी बोली, पापा आज एक नए आने वाले स्टूडेंट ने मुझसे लाइब्रेरी का पता पूछा तो सच्चल और सांवल ने उस गरीब की बेइज्जती की और थप्पड़ भी मारे, हालांकि वो गरीब मुझे जानता ही नहीं था। सेठ फाजिल का कहकहा बुलंद हुआ, बेबी ये तो हमारा ऑर्डर है कि जो शख्स भी हमारी गुड़िया के करीब आने की कोशिश करे उसकी पिटाई की जाए। आखिर हुक्मरान और रियाया में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अगर हम ये सब न करें तो हमें तो सब आंखें दिखाने लग जाएं, बल्कि ये भी हो सकता है कि कल को कोई भीख मंगा हमारी शहजादी का रिश्ता लेके आ जाए। उसकी बेटी बोली, पापा ये ठीक तो नहीं है ना? पता है पीठ पीछे लोग ड्रामे करते हैं, कोई परिस्तान की शहजादी कहता है तो कोई जिन्नात की मलिका, और ये सब इन्हीं बॉडी गार्ड्स की वजह से कहा जाता है। सेठ फाजिल बोला, पीठ पीछे तो सदर मुमलिकत के भी बातें होती हैं, कोई सामने कहे तो मानूं, और जहाँ तक ताल्लुक है शहजादी कहने का तो शहजादी तो हमारी बेटी है। ये बात तो अगर वो सामने भी कहें हम उन्हें कुछ न कहेंगे। उसकी बेटी बोली, पापा वो सचमुच थोड़ा कहते हैं, वो तो तंजिया कहते हैं। सेठ फाजिल बोला, मेरी जान ये गरीब लोग सिर्फ पीठ पीछे बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं, करने दो, इससे हमारा क्या जाता है। उसकी बेटी बोली, पापा प्लीज आप बात समझने की कोशिश करें, ये ना हो मैं यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दूं। सेठ फाजिल ने कहा, ये तो और भी अच्छा है, टीचर यहीं पर पढ़ाने आ जाया करेंगे हमारी गुड़िया को। वो अपनी बेटी की धमकी को खातिर में न लाया। उसकी बेटी बेबसी से मुस्कुराते हुए बोली, पापा आप भी ना बस। सेठ फाजिल ने कहा, देखो बेबी एक बात हमेशा याद रखना, हम दुश्मनदार बंदे हैं और कोई खबीस भी हमारी गुड़िया को नुकसान पहुंचाकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है। गो उसके बाद हम उसके पूरे खानदान को फना कर दें, लेकिन हमारी गुड़िया को पहुंचने वाले नुकसान का इजाला तो नहीं हो सकेगा। इसलिए हम पहले ही से अलर्ट हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते। उसकी बेटी बोली, पापा मुझे कौन नुकसान पहुंचाएगा? सेठ फाजिल बोला, पापा की जान तुझे पता नहीं ये दुनिया कितनी जालिम है, तूने सिर्फ इसका एक रुख देखा है। उसकी बेटी बोली, पापा अब मैं इतनी बच्ची भी नहीं हूँ। सेठ बोला, तुम बड़ी कब से हो गई? उसकी बेटी बोली, बड़ी कब से हो गई हो? वो चिढ़ाते हुए उससे लिपट गई। आप घर आए तो आपको पता चले कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। सेठ बोला, छोड़ो इन गिले शिकवों को, चलो कैरम बोर्ड खेलते हैं, काफी दिनों से तुम्हें शिकस्त नहीं दी। आम हालात में इतना जालिम होने के बावजूद अपनी बेटी के लिए वो एक शफीक और मोहब्बत करने वाला बाप था। उसकी बेटी उसके असल किरदार से नावाकिफ थी।
बीवी को थोड़ा बहुत अंदाजा था, मगर उसने कभी उसके मामलात में दिलचस्पी लेने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे जाती तौर पर फाजिल ने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया था, बल्कि उसके नजदीक वो एक आइडियल शौहर था जो उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने के साथ साथ उसके जज्बात का भी एहतराम करता। हिना उनकी अकेली औलाद थी और वो औलाद नरीना से महरूम था, मगर इस्तिताअत रखने के बावजूद उसने दूसरी शादी करने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम दोनों बाप बेटी के कहकहों से गूंज रहा था। हिना को अपनी शिकायत भूल चुकी थी। वैसे भी वो जानती थी कि उसका वालिद उसके बॉडीगार्ड्स को उसके साथ यूनिवर्सिटी न भेजने वाली शिकायत पर कभी भी कान धरने वाला नहीं था। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे, पाकिस्तानी ISI के कारनामे, मुल्क की खातिर कुर्बानियां, स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। मोटरसाइकिल की रफ्तार काफी तेज थी और उस चलती हालत में टारगेट को निशाना बनाना बहुत मुश्किल था, मगर 100 मीटर के फासले से क्लैशनकोव से फायर करते हुए इस्माइल ने दूसरी गोली से ही टारगेट हिट कर दिया। मोटरसाइकिल चलाने वाला अब्दुल्लाह था। उनके इंस्ट्रक्टर काशिफ की तहसीन आमेज आवाज बुलंद हुई, गुड शाह साहब, लेकिन कोशिश करो कि पहली गोली हिट हो। अब्दुल्लाह ने मोटरसाइकिल रोकी और उन दोनों ने अपनी जगह तब्दील कर ली। इस मर्तबा अब्दुल्लाह ने टारगेट को निशाना बनाना था। पहली मर्तबा टारगेट के करीब से गुजरते हुए अब्दुल्लाह ने 2 फायर किए, मगर टारगेट हिट ना हो सका। मोटरसाइकिल टारगेट से आगे निकल गई थी। इस्माइल ने मोटरसाइकिल मोड़ा और दोबारा टारगेट के सामने से गुजरा। इस मर्तबा अब्दुल्लाह की चलाई हुई दूसरी गोली हिट हो गई। इन दोनों के बाद दूसरी जोड़ी यही अमल दोहराने लगी। उस दिन तमाम पीरियड के दौरान वो बार बार यही अमल दोहराते रहे। पढ़ाए जाने वाले तमाम हथियारों का फायर वो अमली तौर पर कर चुके थे। इनमें क्लैशनकोफ ऐसा हथियार था जिसका इस्तेमाल बाकी हथियारों की निस्बत ज्यादा था, और उसकी वजह इसके अलावा और कोई नहीं थी कि पाकिस्तान में यह हथियार आसानी से दस्तयाब था। इसके अलावा इसकी कारकर्दगी भी मुसल्लम थी। इनकी तमाम ट्रेनिंग एक प्रोग्राम के तहत जारी थी। इंस्ट्रक्टर्स की कोशिश थी कि इनको तमाम दस्तयाब हथियारों के मुतालिक कुछ न कुछ मालूमात जरूर दें। ये और बात के तमाम मालूमात स्मॉल वेपन के मुतालिक थी, क्योंकि उनका बड़े हथियारों से वास्ता पड़ने का कोई इम्कान नहीं था। टी ब्रेक होते ही तमाम के कदम कैफे की तरफ बढ़ गए। ये 1 घंटे का वक्फा पलक झपकने की देर में गुजर गया। यूं भी किसी मुफक्किर का कौल है, किसी नापसंदीदा शख्सियत के साथ गुजरा हुआ घंटा महबूब के साथ गुजरने वाले 20 घंटों से तवील होता है। कैफे में अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ उनका टाइम बड़ी तेजी से गुजरता था। बाज दफा तो बातों के शौक में वो टी ब्रेक करना भी भूल जाते। टी ब्रेक के बाद इनका जिस्मानी दाव पेच का पीरियड था। आजकल वो जूडो के दाव पेच सीख रहे थे। वो ग्राउंड में पहुंचे तो उनका उस्ताद सलमान पहले से उनका मुंतजिर खड़ा था। सारे जोड़ियों की शक्ल में हो जाओ। ये सुनते ही वो तमाम 2-2 की जोड़ियों में हो गए। उनके सीखने समझने की सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए उनके उस्ताद ने उनकी जोड़ियां बना दी। इससे पहले आप लोग जूडो के चंद इब्तिदाई दाव सीख चुके हो, तो याद रखें, एक होता है दाव को सीखना और समझना, जबकि दूसरा होता है उस दाव को काम में लाना, और काम में लाना हर बंदे की अपनी जाती सलाहियत की बुनियाद पे होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे रेस में गाड़ी दौड़ाने वाले तमाम ड्राइवर जानते हैं कि गाड़ी किस तरह चलाई जाती है, उसके बावजूद कोई पहला नंबर ले लेता है तो कोई आखिरी। इसकी वजह गाड़ी का नक्श या ड्राइवर की कम इल्मी नहीं होता, बल्कि महारत की कमी होता है। अब तक जो दाव आप लोग सीख चुके हो, उनको जानने के लिहाज से मैं और आप बराबर हैं। मुझे जो फौकियत हासिल है वो ये है कि मैं आप लोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से इन दाव पेच का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि मैं आपको ये दाव पेच सिखा सकता हूँ। इनके अंदर महारत हासिल करना आप लोगों की अपनी स्वाबदीद है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जूडो के मानी है मुखालिफ की ताकत को उसी के खिलाफ
خلاف استعمال کرنا۔ اس کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اگر ایک شخص کے ساتھ آپ کی ہاتھا پائی ہو رہی ہو، جسمانی لحاظ سے وہ آپ سے طاقتور ہو، جب وہ آپ کے گریبان سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچے اور آپ بھی اپنی طرف کھینچیں تو اس کھینچا تانی میں کون کامیاب ہوگا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر بولا، وہی نا جو زیادہ طاقتور ہوگا۔ تمام نے بیک زبان اس کی تائید کی، جی سر۔ وہ بولا، اور اگر مخالف کے کھینچنے کے جواب میں آپ اسے دھکا دیں تو کیا ہوگا؟ اسماعیل جلدی سے بولا، وہ پیچھے گر جائے گا۔ انسٹرکٹر بولا، گڈ۔ اور اگر وہ آپ کو دھکیلے تو آپ اسے بیل کی طرح دھکیلنے کی بجائے الٹا اپنی جانب کھینچیں، تب بھی وہ گر جائے گا۔ بس اسے جوڈو کہتے ہیں۔ میں نے جو دونوں مثالیں دی ہیں یہی جوڈو کے فن کی بنیادی اکائی ہیں۔ جوڈو کے بقیہ تمام داؤ پیچ میں یہی کلیہ کار فرما ہے۔ اگر آپ کو مکمل جوڈو ماسٹر بنایا جائے تو اس میں 15 ماہ کا عرصہ بھی کم ہے۔ اس لیے میں آپ کو صرف وہ داؤ سکھاؤں گا جو آپ کی عام روزمرہ کی زندگی میں کام آئے۔ اس کے علاوہ داؤ پیچ سیکھتے وقت یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عام لوگوں کے خلاف لڑائی میں سب سے زیادہ یہی داؤ پیچ کامیاب ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی عمومی طور پر جن جگہوں پر ہوتی ہے وہاں کھل کر حرکت نہیں کی جا سکتی، مثلاً پبلک ٹرانسپورٹ یعنی بس، ویگن وغیرہ، بازار کے اندر، رش کے دوران، آفس، کینٹین، کیفے میں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی کا گریبان کیسے پکڑا جاتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو گریبان سے پکڑ لے تو آپ نے اپنا گریبان کیسے چھڑانا ہے۔ وہ تفصیل سے انہیں سمجھانے لگا۔ آدھے گھنٹے کے لیکچر کے بعد اس نے سکھائے ہوئے داؤ کی پریکٹس شروع کروا دی۔ اس کے بعد وہ پیریڈ کے اختتام تک اسی کارروائی میں مصروف رہے۔ پاربتی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، جبکہ اخلاق حسین پریشانی کے عالم میں کمرے میں گھوم رہا تھا۔ جب اس سے برداشت نہ ہو سکا تو وہ اس کے قریب آیا اور جھجکتے ہوئے بولا، سوری شمائلہ، میں معافی چاہتا ہوں، بخدا میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، نہ جانے کیا ہوا، نیند میں پتہ ہی نہ چلا، پلیز۔ پاربتی نے اسے اپنا نام شمائلہ بتایا تھا۔ وہ بولی، اخلاق صاحب، میں نے اعتبار کیا تھا مگر آپ نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہاں آتی ہی نہ۔ اخلاق بولا، شمائلہ دیکھو خفا مت ہو، میں آپ سے شادی کر لوں گا، میں غریب تو نہیں ہوں، اچھا خاصا دولت مند ہوں، کاروبار ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ بولی، شادی، مجھے پتا ہے یہ سب مجھے بہلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ جیسے امیر آدمی کو ایک سے ایک خوبصورت لڑکی مل جائے گی، پھر آپ مجھ کرمو جلی سے کیوں شادی کریں گے؟ اخلاق بولا، میں 40 سال کا ہونے والا ہوں، اگر کسی اور سے شادی کرنی ہوتی تو اب تک کر چکا ہوتا۔ پاربتی کا امید افزا لہجہ سن کر اس کی کچھ ڈھارس بندھی اور وہ اعتماد سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بولی، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ پاربتی نے اس کا ہاتھ اپنے گداز ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے محبوبانہ انداز پہ اخلاق کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ اس کے نزدیک ہو گیا۔ تمہاری قسم سچ کہہ رہا ہوں، جس دن تم کہو گی بس اسی دن مولوی صاحب کو بلا لوں گا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی، بس آپ کا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ اخلاق حسین جو اس کے قریب بیٹھنے پہ بھی اپنے حواسوں سے باہر ہونے لگا تھا، اس کے اس انداز پر بالکل ہی دیوانہ ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید وہ ذہنی طور پر اسے اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہے۔ اخلاق بولا، میری جان، آفس سے تو میں لیٹ ہو گیا ہوں، کیا آؤٹنگ کے لیے چلیں؟ آپ شاپنگ بھی کر لینا، کپڑے، جیولری، جوتے وغیرہ لے لینا۔ وہ بولی، اخلاق صاحب میں آپ کے ساتھ جاؤں گی پر ابھی نہیں۔ اخلاق نے حیرانی سے پوچھا، ابھی نہیں کیا مطلب؟ وہ بولی، اصل میں پردہ کرتی ہوں، گزشتہ رات تو عزت بچانے کے لیے اپنا سب کچھ خالہ کے گھر چھوڑائی تھی، ورنہ نقاب کے بغیر میں گھر سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ اس طرح کریں کہ میرے لیے ایک نقاب کا بندوبست کریں، پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس کی عزت بچا کر بھاگنے کی بات سن کر اخلاق ایک مرتبہ پھر نادم نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے پہ ندامت کے آثار دیکھ کر وہ پیار سے بولی، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تو میرے سب کچھ بننے والے ہیں، بلکہ بن گئے ہیں، اور میں شکر کرتی ہوں اوپر والے کا کہ میرا ہونے والا سرتاج اتنا شریف ہے، ورنہ آپ مجھے دھکے دے کر بھی گھر سے نکال سکتے تھے، میں کہاں اپنی عزت کا مقدمہ لے کے جاتی۔ وہ بولا، شمائلہ اتنا زیر بار مت کرو، شکر تو مجھے کرنا چاہیے کہ تم جیسی پاکیزہ اور باعصمت لڑکی مجھے چاہنے لگی۔ وہ بولی، آپ ہیں ہی اس قابل، بہرحال اب فٹافٹ جا کے میرے لیے نقاب کا بندوبست کرو تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ آزادی سے گھوم سکوں، مجھے بڑا شوق ہے اپنے جسم و جان کے مالک کے ساتھ گھومنے پھرنے کا۔ اوپر والے نے میری دعائیں سن لی۔ اخلاق نے کہا، ٹھیک ہے، تم چند منٹ انتظار کرو، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور پاربتی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ مہاراج کی تلاش کے منصوبے بناتی رہی۔ فی الحال تو اس نے یہی سوچا کہ اخلاق کے ساتھ نقاب اوڑھ کر سارے شہر میں گھومے گی، اور جدھر بھی کوئی جاننے والا نظر
آیا उसके जरिए महाराज तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा कोई मुनासिब तजवीज उसके जहन में नहीं आ रही थी। यूं भी सीआई का खौफ उसके जहन से निकल गया था। अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं एजेंसी वाले उसकी फोटो अखबार में न दे दें। वो बेचैनी के आलम में उठ खड़ी हुई। क्या मुझे इखलाक को हमराज बना लेना चाहिए? एक सोच उसके दिमाग में गूंजी, जिसका जवाब उसने नफी की सूरत में दिया। और फिर उसे याद आया कि उसकी तो वहाँ फोटो भी नहीं निकाली गई थी। उससे जरा इत्मीनान हुआ, मगर ये खलिश बहरहाल उसके दिमाग में मौजूद थी कि सीआई वाले मुसव्विर से भी उसकी फोटो बनवा सकते थे। गो वो बिल्कुल उसके हूबहू ना होती, फिर भी इतनी मुशाबहत पाई जाती है कि इखलाक उसे पहचान लेता। काफी देर की मगजमारी के बाद वो इस नतीजे पे पहुंची कि वो रोजाना के अखबार बाकायदगी से देखती रहेगी। अगर उसकी फोटो आ गई तो वो वहां से चली जाएगी या अखलाक को अपना हमनवा बनाने की कोशिश करेगी, और इस दौरान वो इखलाक को भी ऐसा गर्विदा बनाएगी कि वो उसके बिना जीने का तसव्वुर भी न कर सके। सर, नाम इखलाक अहमद, पहली बीवी को तलाक दे दी है। उसे कोई औलाद नहीं, माशी लिहाज से काफी बेहतर है, अपना कारोबार है। अजीज रिश्तेदारों में एक बहन है जो शौहर के साथ बरतानिया में सेटल है। इसके अलावा कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं और दूर पार के रिश्तेदारों से उसके ताल्लुकात बस वाजिबी हैं। जफर की बात सुनकर आतिफ चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर गोया हुआ। इसका मतलब है पार्वती को इत्तेफाक से अच्छा ठिकाना मैसर आ गया है और वो यहाँ पे रहकर आसानी से अपने बंदों को तलाश कर सकेगी। जफर ने कहा, बिल्कुल सर, बल्कि उसने ये तलाश शुरू कर दी है और हमसे छुपने के लिए नकाब का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आतिफ ने कहा, गुड, बस उसकी सरगर्मियों पर नजर रखो, क्योंकि जैसे ही उसे अपने आदमी मिले उसने इखलाक को ठींगा दिखा जाना है। जफर जवाबन बोला, हमने गहरी नजर रखी हुई है सर। आतिफ ने कहा, ठीक है, पहले मैंने एक वक्त में 3 बंदे ड्यूटी के लिए मुकर्रर किए थे, अब 2 कर दो, क्योंकि पार्वती पहले जितनी चौकन्नी नहीं रहेगी। दूसरा मुश्किल है कि वो ये ठिकाना छोड़ने की कोशिश करे। जफर ने कहा, ठीक है सर, और कुछ? आतिफ ने कहा, फिलहाल तो कुछ नहीं। जफर खड़ा हो गया, फिर मैं चलता हूँ। आतिफ उससे अलविदाई मुसाफा करते हुए बोला, ओके, फी अमानिल्लाह। जफर के जाने के बाद उसने फोन पर सिद्दीकी साहब को सारी रिपोर्ट दी और फिर हुलिया बदल के ऑफिस से बाहर निकल आया। उसका इरादा इरफान पार्टी के साथ जाकर बाबर सलीम के मुताल्लिक इस्तफसार के साथ खुद उसके घर और दफ्तर का जायजा लेने का भी था, मगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। वो ऑफिस से फरलांग भर दूर ही आया होगा कि सिद्दीकी साहब की कॉल आ गई। जी सर। आतिफ फौरी तौर पर बदरुद्दीन साहब के ऑफिस में पहुंचो, मैं वहीं जा रहा हूँ। उन्होंने बगैर ताखीर के हाजिर होने का हुक्म दिया है। आतिफ वापस मुड़ते हुए बोला, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूं सर। इस तरह अचानक बुलावे पर मुख्तलिफ किस्म के अंदेशे उसके दिमाग में सर उठाने लगे। सिद्दीकी साहब आतिफ से पहले बदरुद्दीन के ऑफिस में पहुंचे हुए थे। आतिफ इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही बदरुद्दीन साहब हाथ में मौजूद अखबार लपेट कर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। कैसे हैं आप दोनों? वो बैक आवाज बोले, फाइन सर। इस मुख्तसर से मुकालमे के बाद वो बराह रास्त अपनी मतलब की बात पर आ गए। एसपी पुलिस सिकंदर हयात का फोन आया था। एक मामले में उसे हमारी मदद की जरूरत पड़ गई है, इसलिए आप दोनों को जहमत दी है। उससे मिलकर सूरत हाल मालूम करो, उसे किस मामले में हमारी मदद की जरूरत है, और देख लेना वो मामला हमारी अमलदारी में आता है या नहीं। कोई आम केस हो तो सॉरी कह देना कि हमारा काम सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकूबी है। आम जराइम के लिए इतना बड़ा महकमा पुलिस मौजूद है और हम इसी तरह हर काम में दखल देते रहे तो अपने काम से भी जाएंगे। अलबत्ता इनकार हिकमत से करना कि आखिर वो भी पुलिस का एसपी है, कभी हमें भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। सिद्दीकी साहब मुख्तसरन बोले, ठीक है सर, जबकि आतिफ ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। बदर साहब ने पूछा, बाकी उस लड़की का मामला कहाँ तक पहुँचा है? रोजाना कारकर्दगी की रिपोर्ट तो मुझे मिलती है, मगर वो मुजम्मल होती है, मैं तफसील जानना चाहता हूँ। सिद्दीकी साहब ने आतिफ की तरफ देखा और वो उसका मुद्दा समझते हुए बदर साहब को तफसील से पार्वती के मुताल्लिक बताने लगा। बेहतर है। बाबर सलीम की बाबत कोई पेशरफ्त हुई? आतिफ बोला, फिलहाल तो उसकी निगरानी पे इक्तफा किया हुआ है, शायद इतवार तक उसे उठवा लें। बदर साहब ने कहा, यूं ही या कोई प्लान भी सोचा है? आतिफ ने कहा, प्लान तो सोचा है, मगर हतमी फैसला निगरानी के बाद करेंगे। बदर साहब बोले, उसे उठाने से पहले मुझे अपने प्लान से जरूर मुत्तला करना। इस मर्तबा भी आतिफ ने कहा, ठीक है सर। बदर साहब बोले, ओके, मेरी तरफ से आप लोग जा सकते हैं। ये कहते हुए वो एक मर्तबा फिर अखबार के मुताले में मसरूफ हो गए और वो दोनों उन्हें सलाम करते हुए ऑफिस से निकल आए। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।